हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हमारे सिलेबस के यूनिट नंबर 3 बिजनेस इकोनॉमिक्स, जिसमें हम करने वाले हैं टोटल 100 एमसीक्यूज। बट इस वीडियो में होंगे हमारे 1 to 50 क्वेश्चंस। हम ट्राई करेंगे तो 1 to 50 क्वेश्चन इसमें, और 51 से 100 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो हम 100 क्वेश्चंस के साथ आए हैं। तो आज का क्वेश्चन हमारा रहेगा फर्स्ट, बिजनेस इकोनॉमिक्स प्राइमरीली डील्स विद। तो बिजनेस इकोनॉमिक जो सब्जेक्ट है या फिर टॉपिक है वो किस चीज़ से डील करता है, मेजर क्या चीज़ उसके अंदर डिस्कस की जाती है। तो ऑप्शन है द एनालिसिस ऑफ पब्लिक पॉलिसी, एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज टू बिजनेस डिसीजन मेकिंग, हिस्टोरिकल इकोनॉमिक ट्रेंड, पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज। देखिए इसमें साफ ही पता चल रहा है कि देखिए पब्लिक पॉलिसी और पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड नहीं है। हिस्टोरिकल इकोनॉमिक ट्रेंड, पीछे की हिस्ट्री देखना है, या फिर हम क्या करेंगे थ्योरीज को बिजनेस डिसीजन मेकिंग में लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट करेंगे। तो इसकी एक्सप्लेनेशन इज बिजनेस इकोनॉमिक अप्लाइज इकोनॉमिक थ्योरीज एंड क्वांटिटेटिव मेथड। हम इसके अंदर बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्या क्या सीखते हैं, थ्योरीज सीखते हैं, कुछ क्वांटिटेटिव मेथड सीखते हैं टू हेल्प द मैनेजर्स मेक साउंड बिजनेस डिसीजन। मतलब बिजनेस डिसीजन लेने में जो हेल्प करते हैं ऐसी थ्योरीज को पढ़ते हैं, और ऐसे ही कुछ मेथड को सीखा जाता है इस बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज बेस्ट डिस्क्राइब एज। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मॉनेटरी कॉस्ट ऑफ ए चॉइस, द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब इसमें बोला है कि अपॉर्चुनिटी, किसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए क्या कॉस्ट लगती है उसके बारे में पूछा। तो इसका आंसर रहेगा द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। जो ऑप्शन ऑल्टरनेटिव हमने छोड़ दिया उसकी वैल्यू क्या थी, वो होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेजर्स द बेनिफिट यू मिस आउट ऑन व्हेन चूजिंग वन ऑल्टरनेटिव ओवर अदर्स। मतलब एक ऑल्टरनेटिव को चूज करते हैं दूसरे को छोड़ करके, तो उसकी वजह से जो हमने बेनिफिट को मिस कर दिया उसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। The law of diminishing returns states that law of diminishing returns। तो ऑप्शन है इंक्रीजिंग ऑल इनपुट इंक्रीज आउटपुट प्रोपोर्शनेटली। डायमिनिशिंग है मतलब कि नेगेटिव चीज होनी चाहिए वहां पे, तो इंक्रीजिंग और इंक्रीज दोनों आ गए तो एक ऑप्शन कट कर दीजिए। एडिंग मोर ऑफ द वन फैक्टर इनडेफिनेटली इंक्रीज एफिशिएंसी, इसमें भी पॉजिटिव है इंक्रीज मोर, ये वाली चीजें आएंगी तो ये भी कट कर देंगे। बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट ईच एडिशनल यूनिट ऑफ द इनपुट यील्ड लेस एडिशनल आउटपुट। हाँ जी, ये लेस वाला है, ये हम चूज कर सकते हैं। रेड्यूसिंग एन इनपुट ऑलवेज इंक्रीज प्रोडक्शन, यहाँ पे इंक्रीज आ गया तो यहाँ पे हम कट करेंगे। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट ईच एडिशनल यूनिट ऑफ इनपुट यील्ड लेस एडिशनल आउटपुट। मतलब एक सर्टेन पॉइंट आने के बाद जैसे जैसे हम यूनिट बढ़ाएंगे उसकी जो एडिशनल आउटपुट होगा वो कम होता जाएगा। Explanation is in the short term when one input is fixed, adding more of the variable input eventually result in smaller increment in output। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्जिनल कॉस्ट इज डिफाइंड एज। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? मार्जिनल कॉस्ट द टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, ये तो एवरेज कॉस्ट हो गई। तो कॉस्ट इंकर्ड बाय प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट, एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने में जो कॉस्ट आएगी उसको क्या कहेंगे? मार्जिनल कॉस्ट, ये राइट आंसर है। द cost incurred by producing one additional unit of output। Explanation is marginal cost is the extra cost for each additional unit produced and is crucial for profit maximizing decision। मार्जिनल कॉस्ट यूज कहाँ होती है ये भी बता दिया, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग डिसीजन के अंदर यूज करेंगे। और इसकी डेफिनेशन क्या बताएं? मार्जिनल कॉस्ट इज एक्स्ट्रा कॉस्ट फॉर ईच एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस्ड, एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के अंदर जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आई उसको कहेंगे मार्जिनल कॉस्ट। Which of the following remain constant regardless the in output level? आउटपुट कितना भी हो इनमें से कौन सी चीज है जो सेम रहेगी? देखिए वेरिएबल कॉस्ट, नाम में ही वेरिएबल आ गया तो मतलब वेरी करेगी, चेंज होती जाएगी। मार्जिनल कॉस्ट तो जैसे ही एक चीज का आउटपुट बढ़ेगा तो उसकी कॉस्ट भी बढ़ती है, मतलब कि अलग से आती है। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, फिक्स्ड नाम में ही आ गया जो फिक्स्ड रहती है, तो हम ऑप्शन नंबर सी चूज करेंगे। फिक्स्ड कॉस्ट डू नॉट चेंज विद द क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड अनलाइक वेरिएबल कॉस्ट व्हिच मे वेरी विद आउटपुट। Okay, next question is
टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ, टोटल कॉस्ट किस चीज का सम होता है? एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट एंड प्रॉफिट, फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट। तो इसने बोला कि टोटल कॉस्ट कैसे निकाल लेंगे, तो टोटल कॉस्ट का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फिक्स्ड कॉस्ट एंड द वेरिएबल कॉस्ट। टीसी मतलब टोटल कॉस्ट कंबाइंस बोथ दोज कोस्ट दैट रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब कि कांस्टेंट कौन सी रहती है? फिक्स्ड कॉस्ट। दोज दैट वेरी विद प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के साथ जो वेरी होती है, चेंज होती है, वेरिएबल कॉस्ट, उन दोनों का टोटल करके हम टोटल कॉस्ट निकालेंगे। एवरेज टोटल कॉस्ट इज कैलकुलेटेड एज, इसने पूछा है एवरेज टोटल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन इज टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय फिक्स्ड कॉस्ट, नहीं, तो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, वेरिएबल कॉस्ट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द टोटल कॉस्ट। देखिए, एक तो एवरेज निकालना है, एक टोटल कॉस्ट निकालनी है, तो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। एवरेज टोटल कॉस्ट गिव्स द पर यूनिट कॉस्ट बाय डिवाइडिंग टोटल कॉस्ट बाय द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड। इसके अंदर फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट दोनों जोड़ करके हम टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे, फिर उसकी यूनिट जो प्रोड्यूस हुई है उससे डिवाइड कर देंगे, उससे हमारा निकल आएगा एवरेज टोटल कॉस्ट। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल रेफर्स टू, इसके अंदर देखो इकोनॉमीज ऑफ स्केल आती है, एक चीज होती है इकोनॉमीज ऑफ स्कोप, तो हम दोनों चीज डिस्कस करेंगे। इसमें पूछा है इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होती है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल option number 1 is A is a decrease in average cost of production increase, a decrease in average cost एज प्रोडक्शन इंक्रीज, मतलब जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होती जाएगी एवरेज कॉस्ट जो डिक्रीज होती है उसको कहते हैं इकोनॉमिक स्केल। एन इंक्रीज इन टोटल कॉस्ट एज द प्रोडक्शन इंक्रीज, in the inability to maintain quality with increased production, a decrease in fixed cost as प्रोडक्शन इंक्रीज। तो इसने बोला इकोनॉमीज ऑफ स्केल, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, अ डिक्रीज इन एवरेज कॉस्ट एज प्रोडक्शन इंक्रीज, जैसे ही प्रोडक्शन इंक्रीज होगा उसकी जो एवरेज कॉस्ट है वो डिक्रीज होती है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन इज व्हेन अ फर्म इंक्रीज इट्स आउटपुट, जब एक फर्म क्या है आउटपुट को बढ़ाती है, इट कैन बेनिफिट फ्रॉम फैक्टर्स लाइक स्पेशलाइजेशन दैट ड्राइव डाउन द पर यूनिट कॉस्ट। इसका एग्जांपल देखें, मान लो एक 2 यूनिट हमने प्रोड्यूस की, उसकी उसके अंदर फिक्स्ड कॉस्ट लगी 5 और 5 लग गई उसकी वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट हुई 10, तो पर यूनिट कॉस्ट क्या रही 10 डिवाइड बाय 2 यूनिट 5। ठीक है, अगर हमने उसके अंदर एक यूनिट और प्लस कर दी, एक यूनिट और प्लस कर दी, तो वो क्या हुआ देखो, फिक्स्ड कॉस्ट तो 5 की 5 ही रहेगी, जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट थी वो थोड़ी सी इंक्रीज होगी। मान लो 5 के हिसाब से हमने लास्ट 2 यूनिट की 5 देखी थी, 7.5 कर देते हैं, तो 7.5 प्लस 5 12.5 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। ठीक है, तो पर यूनिट कॉस्ट क्या निकलेगी 4 के आसपास निकलेगी, 5 से कम आएगी, 4 से ऊपर जाएगी, तो क्या हुआ एक यूनिट की कॉस्ट कम हो गई एक प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम ही रहेगी, पहले वो 2 पार्ट में डिवाइड हो रही थी अब 3 पार्ट में डिवाइड हो रही है। ठीक है, तो इसको कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल अकर्स व्हेन, डिस इकोनॉमीज क्या होती है, उसका इकोनॉमीज ऑफ स्केल का अपोजिट मान लीजिए, एवरेज कॉस्ट इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन, राइट आंसर यही रहेगा। उसके अंदर क्या था, एवरेज कॉस्ट डिक्रीज विद एन इंक्रीज ऑफ प्रोडक्शन, इसके अंदर इंक्रीज हो जाएगी। एवरेज कॉस्ट diseconomies of scale arise when a firm becomes too large and inefficiency cause average cost to rise, average cost बढ़ने लग जाए उसको कहेंगे diseconomies of scale। मतलब कंपनी का लेवल इतना बड़ा हो गया है, कंपनी का स्केल इतना बड़ा हो गया है कि वो उसी को नेगेटिवली अफेक्ट करने लग गया है, उसको कहेंगे डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। The break even point is defined as the level of output at which, break even point क्या होता है, break even बराबर बराबर में ब्रेक करना, ठीक है, जहां पे प्रॉफिट भी ना हो लॉस भी ना हो। टोटल रिवेन्यू इक्वल कॉस्ट, टोटल रिवेन्यू इक्वल्स टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज्ड, फिक्स कॉस्ट इक्वल वेरिएबल कॉस्ट, marginal cost equals marginal revenue, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, टोटल रिवेन्यू इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट। अब ब्रेक इवन
point the firm neither makes a profit nor incurs a loss. Revenue just cover all the cost. मतलब कि रिवेन्यू इतना ही होगा जिससे हमारी कोस्ट सारी निकल जाए, उस पे ना तो हमें कुछ प्रॉफिट होगा ना ही हमें कुछ लॉस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्जिनल रिवेन्यू इज डिफाइंड एज मार्जिनल रिवेन्यू, मतलब एक कॉस्ट के एक आउटपुट के बढ़ने से, एक चीज के बढ़ने से हमारा रिवेन्यू में क्या फर्क आया उसको कहेंगे मार्जिनल रिवेन्यू। तो ऑप्शंस हैं टोटल रिवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी सोल्ड, ये तो एवरेज रिवेन्यू हो गया। द एडिशनल रिवेन्यू फ्रॉम सेलिंग वन मोर यूनिट, देखिए ये राइट आंसर रहेगा कि एक यूनिट एडिशनल यूनिट के बेचने से जो एडिशनल रिवेन्यू मिला हमें उसको कहेंगे मार्जिनल रिवेन्यू। मार्जिनल रिवेन्यू मेजर्स द इंक्रीमेंटल इंक्रीज इन टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑल एक्स्ट्रा यूनिट सोल्ड, मतलब टोटल रिवेन्यू जो था उसके अंदर क्या चेंज आया एक यूनिट के सोल्ड करने से, एक्स्ट्रा यूनिट के सोल्ड करने से, ठीक है, सेल करने से। Next question is according to the profit maximization rule a firm should produce until, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का रूल क्या कहता है कि एक कंपनी को कब तक प्रोड्यूस करना चाहिए। तो ऑप्शन ए इज टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल रिवेन्यू, ये तो ब्रेक इवन पॉइंट हो गया मगर प्रॉफिट तो आया ही नहीं इसके अंदर। मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स मार्जिनल रिवेन्यू, मतलब इसने बोला कि जब तक मार्जिनल रिवेन्यू जो है वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर रहे, एवरेज कॉस्ट इक्वल टू एवरेज रिवेन्यू, फिक्स्ड कॉस्ट इज मिनिमाइज्ड। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज्ड व्हेन द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एडिशनल यूनिट इक्वल्स द रिवेन्यू इट जनरेट, मतलब प्रॉफिट को तब तक हम मैक्सिमम तो तब तक लेके जा सकते हैं जब तक उसकी कॉस्ट उतनी ना आ जाए जितना वो रिवेन्यू जनरेट कर रही है, मतलब कि दोनों चीज अगर बराबर आ जाए तो वहां पे हमें प्रोडक्शन को रोक देना चाहिए क्यों, उस जब तक वो बराबर चलता है। अगर उससे कम कॉस्ट बढ़ने लग जाए, रिवेन्यू कम होने लग जाए तो वहां पे हमें लॉस होगा, इसलिए वहां पे हमें रोक देना चाहिए। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, क्या मेजर करती है। ऑप्शन नंबर ए इज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड टू द चेंज ऑफ कंज्यूमर इनकम, ये तो इनकम इलास्टिसिटी हो गई। बी इज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू द चेंज इन प्राइस, हाँ जी, प्राइस के चेंज होने से जो उसकी डिमांड के अंदर, उनकी क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर जो चेंज आता है उसको कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। The elasticity quantifying, this elasticity quantify how much quantity demanding alters when price change, मतलब कि एक प्राइस के चेंज होने से उसकी डिमांडेड क्वांटिटी जो होती है उसके अंदर क्या चेंज आया उसको कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। द प्रोडक्ट फॉर्मूला ऑफ फॉर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, फॉर्मूला पूछा है इसने, परसेंटेज चेंज, देखिए इसके अंदर क्या चीजें होनी चाहिए, प्राइस और डिमांड, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए, द फॉर्मूला प्रोवाइड्स अ प्रोपोर्शनेट मेजर ऑफ हाउ क्वांटिटी रिएक्ट टू द प्राइस चेंज, ठीक है। A demand is considered inelastic if the absolute value of its elasticity is less than, greater than 1, exactly equal to 1, less than 1, equal to 0। देखिए इसने बोला कि इन इलास्टिक कब मानी जाएगी, तो इन इलास्टिक की कब मानी जाएगी जब लेस देन 1 होगा, ठीक है, और ग्रेटर देन 1 होगा तो इलास्टिक मानी जाएगी। इन इलास्टिक डिमांड इंडिकेट दैट द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इज प्राइस, ठीक है। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो इसमें क्या होता है, क्रॉस दो चीजें आ जाएगी, दो चीजें आ जाएगी। द चेंज इन डिमांड ड्यू टू ए प्रोडक्ट ऑन प्राइस चेंज, मतलब एक चीज के प्राइस चेंज होने से उसी की डिमांड में क्या फर्क पड़ रहा है वो। रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ऑफ वन प्रोडक्ट एट टू द प्राइस चेंज इन अनदर प्रोडक्ट, एक चीज के प्राइस के चेंज होने से दूसरी चीज की डिमांड में क्या फर्क हो रहा है उसको कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्रॉस इलास्टिसिटी शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू प्रोडक्ट्स, दो प्रोडक्ट्स होते हैं, क्रॉस मतलब दो चीजें आ गई, दो प्रोडक्ट्स होते हैं, रिवीलिंग इफ दे आर सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट, मतलब वो दो गुड्स कैसी भी हो सकते हैं, वो तो या तो सप्लीमेंट्री होनी चाहिए या कॉम्प्लीमेंट्री होनी चाहिए, ये नहीं कि बिल्कुल ही अलग हो, वो नहीं होनी चाहिए। सब्सटीट्यूट मतलब चाय और कॉफी, चाय को हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं कॉफी के साथ। कॉम्प्लीमेंट्री का मीनिंग क्या होता है, एक दूसरे के पूरक चीजें होती है, जैसे पेन और स्याही, ठीक है।
इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इंडिकेट, इनकम और डिमांड दो चीज होनी चाहिए इसके अंदर। तो ऑप्शन है द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, ये तो प्राइस इलास्टिसिटी होगी। रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू चेंज द कंज्यूमर इनकम, यस। तो कंज्यूमर की इनकम के चेंज होने से उसकी डिमांड में क्या चेंज आ रहा है उसको कहेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इट मेजर्स हाउ डिमांड अ प्रोडक्ट ऑफ ए प्रोडक्ट चेंज एज कंज्यूमर इनकम चेंज, कंज्यूमर की इनकम चेंज होने से उस प्रोडक्ट की डिमांड में क्या चेंज आ रहा है। क्लासिफाइंग गुड्स एज नॉर्मल एंड इंफीरियर, इसमें क्या अलग अलग रिजल्ट आता है जब नॉर्मल गुड्स होती है या इंफीरियर गुड्स होती है, तो वो चीजों का ऊपर फर्क अलग अलग पड़ेगा उसका, ठीक है। अब प्रोडक्शन फंक्शन इलस्ट्रेट्स, प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन फंक्शन पूछ रहा है क्या होता है। हाउ कॉस्ट वेरीज विद आउटपुट, मतलब कि आउटपुट के बढ़ने या घटने से उसकी कॉस्ट में क्या फर्क पड़ रहा है ये बताता है। द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट क्वांटिटी एंड आउटपुट प्रोड्यूस, कितना इनपुट लगा और कितना आउटपुट हुआ उनके बीच का रिलेशनशिप। द मार्केट डिमांड ऑफ ए प्रोडक्ट, प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ मैकेनिज्म, मतलब प्राइस डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म। तो ऑप्शन नंबर सी और डी तो बिल्कुल ही गलत लग रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए और बी में से देखना, तो बी विल बी द राइट आंसर। द प्रोडक्शन फंक्शन शोज हाउ इनपुट, मतलब कि जो इनपुट लगे हैं जैसे लेबर, कैपिटल, रॉ मटेरियल आर कंबाइंड टू यील्ड प्रोड्यूस आउटपुट, उस आउटपुट से क्या रिलेशनशिप में है, मतलब कि दोनों के बीच में रिलेशनशिप को शो करेगा। रिटर्न टू स्केल रेफर्स टू, रिटर्न टू स्केल पूछा है इसने। रिटर्न टू स्केल होता है कि प्रोडक्शन के स्केल को बढ़ाते बढ़ाते उसमें क्या रिटर्न आ रहा है, ठीक है। चेंज इन आउटपुट फ्रॉम ए प्रोपोर्शनल चेंज इन ऑल द इनपुट, यस, कि हम क्या कर रहे हैं इनपुट डाली जा रहे हैं और उसके आउटपुट के अंदर क्या चेंज आ रहा है, मतलब हमने 5 रुपए का अगर इनपुट बढ़ाया तो प्रोडक्शन जो आउटपुट है वो कितने रुपए का बढ़ा, उनके जो रिलेशनशिप है उसको कहेंगे रिटर्न ऑफ स्केल। द explanation is return to scale describe whether scaling all input result in proportionately higher, equal or lower आउटपुट, मतलब कि जो जितने भी इनपुट लग रहे थे उनको प्रोपोर्शन में हम बढ़ाते हैं, सेम प्रोपोर्शन में बढ़ाते हैं तो हमारा प्रोडक्शन हाइयर लेवल पे बढ़ रहा है, सेम लेवल पे बढ़ रहा है या लोअर लेवल पे बढ़ रहा है। द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज टिपिकली, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जो होती है उसका कर्व कैसा होता है इसने पूछा है। दिस विल बी द आंसर यू शेप्ड, द ऑप्शन नंबर बी यू शेप ड्यू टू इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ द स्केल, मतलब कि एवरेज कॉस्ट, देखिए जब तक हम प्रोडक्शन बढ़ाते जाते हैं स्टार्टिंग में क्या होता है प्रोडक्शन के बढ़ाने से जो उसकी एवरेज कॉस्ट है वो कम होती जाएगी, फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि उसके बाद जो एवरेज कॉस्ट है वो बढ़ने लग जाएगी, तो उसको कहते हैं, उसकी वजह से जो हमारी जो कर्व है वो कैसा बनेगा यू, पहले डाउन लाइन गई, डाउन के जाते धीरे वो ऊपर आती जाएगी, उसकी वजह से यू शेप्ड बन जाता है, ठीक है। इनिशियली कॉस्ट फॉल्स विद द इंक्रीज आउटपुट, मतलब आउटपुट इंक्रीज होता रहता है तो वो कॉस्ट भी कम होती जाएगी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स होती है वो, फिर इवेंचुअली वो क्या होता है बिगिंस टू राइज, मतलब कॉस्ट बढ़ने लग जाएगी, उसको कहते हैं डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ठीक है। दोनों कंसेप्ट आपको समझ आ गए, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्कोप ऑफ कर्व्स इन व्हेन, देखिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था स्केल के साथ एक स्कोप का भी आएगा, तो इकोनॉमीज ऑफ स्कोप क्या होती है, स्कोप मतलब एक ही मशीन से या एक ही चीज से दो चीजों का प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, जैसे शायद वो एग्जांपल ठीक रहेगा कि जब हम शुगर केन से चीनी का शुगर का जो प्रोडक्शन करते हैं उसके साथ शायद एक एथेनॉल बन जाता है, तो वो स्कोप हो जाता है, इकोनॉमीज ऑफ स्कोप, दो चीजों का प्रोडक्शन एक साथ हो जाना। अब फर्म प्रोड्यूस एडिशनल आउटपुट as a constant cost at a constant cost, joint production of related product reduce overall cost, हाँ जी ये आ गया joint production, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। प्रोड्यूसिंग ए वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट टुगेदर कैन लीड द कॉस्ट सेविंग सिनर्जीज, मतलब कि दो चीजों के उत्पादन के से वजह से कॉस्ट की बचत हो जाती है, उसको कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्कोप। इंक्रीमेंटल एनालिसिस इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, इंक्रीमेंटल एनालिसिस क्या होती है, तो एनालिसिस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट ओनली वाला मैं बहुत बार बता चुका हूँ, कट कर दिया कीजिए। कंपेयरिंग द एडिशनल कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ मेकिंग वन मोर यूनिट और डिसीजन, मतलब एक मोर यूनिट मतलब कि अलग से एक यूनिट बनाने से जो उसकी कॉस्ट या और उसके बेनिफिट में क्या फर्क पड़ा, उस दोनों चीजों को कंपेयर करना ही क्या है इंक्रीमेंटल एनालिसिस।
The analysis helps to deciding whether the extra benefit of an action outweigh the extra cost. मतलब कि क्या हमारा जो वो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगी है और उसकी वजह से जो एक्स्ट्रा बेनिफिट है उन दोनों में क्या रिलेशनशिप है, बेनिफिट ज़्यादा पड़ रहा है या बेनिफिट कम आ रहा है हमें उस एडिशनल कॉस्ट की तुलना में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ संक कॉस्ट। संक मतलब जो डूब चुकी है, लग चुकी है पहले से। अ फ्यूचर कॉस्ट, फ्यूचर है, संक का मीनिंग मैंने बताया जो हो चुकी है, तो पास्ट होनी चाहिए, तो फ्यूचर है तो कट जाए। द कॉस्ट दैट इज कैन बी रिकवर्ड व्हेन प्रोडक्शन चेंज, प्रोडक्शन चेंज होने से जो कॉस्ट को हम रिकवर कर पाएंगे नहीं। Cost that has already been incurred and cannot be recovered. Yes, this will be the right answer. Option number C. A cost that has already been incurred and cannot be recovered. Sunk cost are the past expenses. पिछले पुराने एक्सपेंसेस होते हैं that should not impact करंट और फ्यूचर डिसीजन, मतलब आज के डिसीजन और फ्यूचर के डिसीजन को इम्पैक्ट ना करे ऐसे खर्चों को क्या कहते हैं, संक कॉस्ट कहते हैं। मतलब कि अब मेरे को प्रोडक्शन करना है, उसके लिए मशीनरी लेनी है, ये सोचना ही ना पड़े क्योंकि मशीनरी तो मेरे पास पहले से है, तो मशीनरी का होना ना होना उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा हमारे पास, मतलब कि वही चीज होगी कि हमारे डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट नहीं कर रही है। मार्जिनल प्रोडक्ट रेफर्स टू, मार्जिनल प्रोडक्ट रेफर्स टू क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट पूछा है इसने। द इंक्रीज इन आउटपुट, टोटल आउटपुट फ्रॉम वन एडिशनल यूनिट ऑफ इनपुट, मतलब कि एक यूनिट इनपुट के बढ़ने से आउटपुट कितना बढ़ा उसको चीज को कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है। इट शोज वाई हाउ मच आउटपुट इंक्रीज इफ वन मोर यूनिट ऑफ इनपुट इज यूज्ड, मतलब यूनिट के बढ़ाने से, इनपुट यूनिट के बढ़ाने से आउटपुट यूनिट कितनी बढ़ी, तो उस गैप को क्या कहते हैं, जो आउटपुट बढ़ा उसको कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। डायमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स अकर्स इन द शॉर्ट रन बिकॉज, जो मार्जिनल रिटर्न्स है वो कम होने लग जाते हैं, क्यों, तो इसने पूछा ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल, सारे इनपुट तो वेरिएबल नहीं होते, कुछ फिक्स्ड भी होते हैं। एटलीस्ट वन इनपुट इज फिक्स्ड लिमिटिंग एडिशनल आउटपुट, यस दिस विल बी द राइट आंसर। जैसे हम एक प्रोडक्शन करना है, सारे इनपुट क्या वेरिएबल है बट उसकी मशीनरी जो है फिक्स्ड है। अब मशीनरी की तो एक लिमिट ही होगी ना, वो कितना प्रोड्यूस कर पाएगी, तो एक टाइम के बाद वो क्या है, डायमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स होने लग जाते हैं। एटलीस्ट वन इनपुट इज फिक्स्ड लिमिटिंग एडिशनल आउटपुट विद वन फिक्स्ड यूनिट इनपुट, each additional unit of the variable input contribute less and less to output, मतलब हर एक इनपुट क्या लेस एंड लेस, मतलब कि कम और कम और कम करता जाता है वो, क्योंकि वो जो यूनिट है फिक्स्ड वाली वो फिक्स्ड है, उसकी भी एक लिमिटेशंस है। कंज्यूमर सरप्लस इज, कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है कि कंज्यूमर को फायदा हुआ, इसमें हम देखेंगे कंज्यूमर सरप्लस होता है कि कंज्यूमर एक चीज के 5 रुपए देने वाला था बट उसको 4 रुपए में ही मिल गई। ठीक है, कंज्यूमर सरप्लस, द डिफरेंस बिटवीन व्हाट कंज्यूमर आर विलिंग टू पे व्हाट दे एक्चुअली पे, right answer, this will be the right answer कि difference between the consumer are willing to pay and what they actually pay. The surplus measures the extra benefit or utility received by consumer when they pay less than their maximum willingness to pay, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा 5 रुपए पे कर सकता था मगर मेरे को 4 ही पे करने पड़े और उसकी वजह से मेरे को यूटिलिटी भी मिल गई, उसका जो मेरे को जो मिलना था बेनिफिट भी मिल गया, तो उसको कहते हैं सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस था तो वैसा ही प्रोड्यूसर सरप्लस हो गया बट उसका वो अपोजिट रह जाएगा, इसमें कंज्यूमर का फायदा हो रहा था, इसमें क्या होगा, प्रोड्यूसर का फायदा होगा। द अमाउंट प्रोड्यूसर रिसीव above their production cost, this will be the right answer. It reflects the extra benefit producer gain when market price exceeds the minimum they would accept, मतलब कि जो प्रोड्यूसर है वो इतने 5 रुपए में बेचना चाह रहा था मगर मार्केट में प्राइस अचानक से बढ़ जाता है डिमांड की वजह से, किसी भी वजह से, तो उससे जो उसको बेनिफिट हुआ वो 6 रुपए में बिक गई, तो जो 1 रुपया होगा वो प्रोड्यूसर सरप्लस आ गया। मार्केट इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड व्हेन, मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम मतलब बराबर चीज होना। मार्केट में क्या दो चीज होती है, सप्लाई एंड डिमांड, अगर सप्लाई और डिमांड सेम हो जाएगी तो उसको कहेंगे मार्केट इक्विलिब्रियम। सप्लाई एक्सीड डिमांड, नो, डिमांड एक्सीड सप्लाई, नो, क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल्स क्वांटिटी सप्लाइड, यस दोनों चीज सेम है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। इक्विलिब्रियम is the point at which the market clears, meaning no excess
सप्लाई और डिमांड, ना तो सप्लाई बचती ना डिमांड बचता, दोनों चीज बराबर रहती है, तो उसको कहते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। अ फैक्टर दैट शिफ्ट द डिमांड कर्व इज, जो डिमांड कर्व को हिला देती है, शिफ्ट कर देती है, वो कौन सा फैक्टर हो सकता है? चेंज इन द प्रोडक्ट प्राइस, चेंज इन कंज्यूमर इनकम, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, चेंज इन द प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। तो देखिए चार ऑप्शन है, चार में से तीन तो प्रोडक्शन से रिलेटेड है और एक है कंज्यूमर से रिलेटेड, तो ऑड वन आउट के हिसाब से भी देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। फैक्टर्स लाइक इनकम, टेस्ट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स शिफ्ट द एंटायर डिमांड कर्व, कि डिमांड, मेरा अगर टेस्ट ही कुछ और है, चाहे उसका प्राइस है चाहे कुछ भी हो, मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, अगर मेरे को लेना है तो लेना है, नहीं लेना तो नहीं लेना, तो ये बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरली शिफ्ट द सप्लाई कर्व, वो था डिमांड कर्व, ये सप्लाई कर्व। तो ऑप्शंस देखिए, चेंज इन कंज्यूमर प्रेफरेंस, चेंज इन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, चेंज इन कंज्यूमर इनकम, चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। देखिए तीन चीज जो है कंज्यूमर से रिलेटेड है, कंज्यूमर का प्रेफरेंस, कंज्यूमर की इनकम, कंज्यूमर के लिए दूसरी चीज का प्राइस क्या है, ठीक है। बट एक ऑप्शन अलग है कि प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, तो ऑड वन आउट के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट रेड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट, शिफ्ट द सप्लाई कर्व आउटवर्ड, ठीक है। अ प्रोडक्ट विद अ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन वन इज कंसिडर, जब मैंने अभी ये थोड़ी देर पहले भी क्वेश्चन किया है कि डिमांड जो इलास्टिसिटी है वो एक से या एक से ऊपर हो, एक नहीं होनी चाहिए, एक से ऊपर हो तो उसको क्या कहेंगे? इलास्टिक डिमांड, ठीक है, इलास्टिक डिमांड। व्हेन इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन वन, क्वांटिटी डिमांड इज हाईली रिस्पॉन्सिव टू द प्राइस चेंज, मतलब कि जब एक से ऊपर कब आती है? जब उसकी डिमांड क्या है, वो बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है प्राइस चेंज की वजह से। For a product with elastic demand, a price decrease will generally, प्राइस डिक्रीज होने से उसका क्या होगा? इंक्रीज टोटल रिवेन्यू, डिक्रीज टोटल रिवेन्यू, लीव टोटल रिवेन्यू अनचेंज, क्रिएट अनप्रिडिक्टेबल रिवेन्यू चेंज। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, टोटल रिवेन्यू चेंज होता है, इंक्रीज हो जाता है। विद इलास्टिसिटी डिमांड, अ लोअर प्राइस कोज अ प्रोपोर्शनली लार्जर इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडिंग, और उसकी वजह से क्या हो जाता है? हमारा बूस्टिंग रिवेन्यू बूस्ट हो जाता है, बढ़ जाता है। When a product has a unitary elasticity, then a price change will, जब यूनिटरी इलास्टिसिटी, यूनिटरी का मतलब इलास्टिसिटी एक है, अभी तक हमने पढ़ा था एक से ऊपर, अब आ गया इलास्टिसिटी 8 है, तो प्राइस चेंज विल, तो प्राइस चेंज का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो नो अफेक्ट टोटल रिवेन्यू, तो इसको हाँ, जब एक होता है तो दोनों चीज बराबर ही रहती है। मान लो उसकी प्राइस चेंज हुआ और उतनी ही डिमांड बढ़ेगी कि जो हमारा रिवेन्यू था वो सेम रहे, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। इन यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी एग्जैक्टली ऑफसेट द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। गवर्नमेंट इम्पोज प्राइस सीलिंग इज, सीलिंग देखिए, सीलिंग क्या होता है? ऊपर छत, और उसका अपोजिट क्या होता है? फ्लोर। तो प्राइस सीलिंग, प्राइस फ्लोर दो अलग अलग चीजें होती है, अपोजिट चीजें होती है। प्राइस सीलिंग मतलब हायर पॉइंट, फ्लोर मतलब लोअर पॉइंट, ठीक है। तो प्राइस सीलिंग क्या है? गवर्नमेंट अ मिनिमम परमिशिबल प्राइस, सीलिंग मतलब हाई, मिनिमम कट कर दीजिए। मैक्सिमम अलोवेबल प्राइस, हाँ जी, मैक्सिमम अलोवेबल प्राइस होता है कि एक चीज का प्राइस मैक्सिमम क्या रख सकते हैं, तो मैक्सिमम अलोवेबल प्राइस। प्राइस सीलिंग कैप इज द हाईएस्ट प्राइस दैट कैन बी चार्ज्ड, ऑफन लीडिंग टू शॉर्टेज इफ सेट बिलो इक्विलिब्रियम। अ प्राइस फ्लोर इज, उसका अपोजिट जो मिनिमम प्राइस होगा, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अ गवर्नमेंट इम्पोज मिनिमम प्राइस, प्राइस फ्लोर प्रिवेंट द प्राइस फ्रॉम फॉलिंग बिलो ए सर्टेन लेवल, ऑफन टू प्रोटेक्ट प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर को बचाने के लिए। इन गेम थ्योरी द नैश इक्विलिब्रियम इज, देखिए गेम थ्योरी है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, आप कहेंगे तो इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो भी बना दूंगा, कमेंट पे बता दीजिएगा। गेम थ्योरी नैश इक्विलिब्रियम इज, नैश इक्विलिब्रियम क्या है, ठीक है। तो अ स्ट्रेटजीज दैट मिनिमाइज पर्सनल लॉस, ये तो हम कुछ डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं। अ सिचुएशन वेयर नो प्लेयर बेनिफिट बाय यूनिलैटरली चेंज देयर स्ट्रेटजीज,
ऑप्टिमल आउटकम ऑफ द वन प्लेयर ओनली, continuously shifting strategies arrangement। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ए सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें दो कॉम्पिटिटर्स हैं, दो प्लेयर्स हैं, तो एक की स्ट्रेटेजी चेंज होने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों को अपने अपने स्ट्रेटेजीज को चेंज करना ही पड़ेगा, उसको कहते हैं नैश इक्विलिब्रियम। In Nash equilibrium, every player strategies is optimal given to another player strategies। मतलब दोनों के साथ पहले से सूट करवा दी गई है, अगर एक चेंज करना चाहते हैं दूसरे को भी चेंज करनी पड़ेगी, तभी जाकर के कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, अदरवाइज कुछ भी इम्पैक्ट नहीं आने वाला। इसको कहते हैं नैश इक्विलिब्रियम फ्रॉम गेम्स थ्योरी। अब मोनोपोलिस्ट मैक्सिमाइज प्रॉफिट, मोनोपोलिस्ट मतलब इकलौता जो व्यापारी है, मैक्सिमाइज प्रॉफिट बाय प्रोड्यूसिंग एट एन आउटपुट लेवल वेयर, कौन सा लेवल होना चाहिए आउटपुट का, प्राइस इक्वल्स एवरेज रिवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स मार्जिनल रिवेन्यू। यस, हमने थोड़ी देर पहले भी क्वेश्चन सेम पढ़ा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो थ्योरी है उसके बारे में पढ़ा था कि तब तक मैक्सिमाइज कर सकते हैं जब तक मार्जिनल रिवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट दोनों सेम हो, जैसे ही मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा होने लग जाए तो उसको हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं हो पाएगा उससे आगे, तो हमें उसके आगे रोक देनी चाहिए। मार्जिनल एनालिसिस इन डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व्स, मार्जिनल एनालिसिस क्या होती है, कंपेयरिंग टोटल वैल्यूज ओनली आगे कट कर दीजिए, कंपेयरिंग इंक्रीमेंटल बेनिफिट टू इंक्रीमेंटल कॉस्ट, मतलब कॉस्ट बढ़ने से बेनिफिट कितना बढ़ा उसी को मार्जिन कहेंगे। तो मार्जिनल डिसीजन मेकिंग की हमें कॉस्ट बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी है तो उसको कहेंगे मार्जिनल एनालिसिस। मार्जिनल एनालिसिस इज द एवेल्युएशन ऑफ एडिशनल बेनिफिट वर्सेस एडिशनल कॉस्ट टू ऑप्टिमाइज डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के टाइम पे ये काम आता है, कब, डिसीजन मेकिंग के टाइम पे। इन डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी विच अप्रोच फोकसेस ऑन द वर्स्ट केस सिनेरियो, वर्स्ट केस सिनेरियो के टाइम पे ऐसी कौन सी अप्रोच है जो यूज करनी चाहिए डिसीजन मेकिंग के टाइम, मैक्सीमैक्स, मिनीमैक्स, एक्सपेक्टेड वैल्यू एनालिसिस, सेंसिटिविटी एनालिसिस। तो इसका आंसर रहेगा मिनीमैक्स, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। द मिनीमैक्स रूल एम्फेसाइज मिनिमाइजिंग द मैक्सिमम पॉसिबल लॉस इन अनसर्टेन सिचुएशन, उस सिचुएशन के अंदर जो सबसे ज्यादा पॉसिबल लॉस था उसको जितना कम हो सकते मिनिमाइज करना ही मिनीमैक्स की थ्योरी है, मिनीमैक्स का अप्रोच है। द कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज कैलकुलेटेड, कंट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, टोटल सेल्स रिवेन्यू डिवाइडेड बाय ए फिक्स्ड कॉस्ट, सेल्स रिवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट। यस, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, सेल्स रिवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट। जो रिवेन्यू हुए मतलब कि 5 रुपए में हमने चीज बेची, उसकी फिक्स्ड वेरिएबल कॉस्ट थी 2 रुपए, वो माइनस कर दी तो उसका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो कितना रह गया, 3। ठीक है, the contribution margin represent the amount available to cover fixed cost after variable cost are paid। ठीक है, इन ए परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट कि एक ही चीज के कितने भी बायर्स हो सकते हैं, कितने भी सेलर हो सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं। फर्म्स आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज price maker, price taker, able to set price, limited by government price control। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, प्राइस टेकर्स होते हैं, प्राइस टेकर विद नो कंट्रोल ओवर द मार्केट प्राइस, मतलब प्राइस टेकर होते हैं क्योंकि एक सेम चीज है, मार्केट के अंदर बहुत सारे सेलर हैं तो हमें उस मार्केट के रेट के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, हमें उस मार्केट के प्राइस को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अगर हम ज्यादा पे बेचेंगे तो हमारा क्या है, कोई चीजें खरीदेगा नहीं, तो हम कम में बेचने जाएंगे तो हम क्या मार्केट के प्राइस को ले लेते हैं। प्राइस टेकर्स इन परफेक्ट कंपटीशन इंडिविजुअल फर्म एक्सेप्ट द मार्केट प्राइस एज गिवन बिकॉज प्रोडक्ट आर होमोजीनियस, होमोजीनियस होते हैं प्रोडक्ट परफेक्ट मार्केट कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज करेक्टराइज्ड बाय, मोनोपोलिस्टिक जिसमें एक सिंगल है, द सिंगल सेलर इन द मार्केट, ये हो सकता है। होमोजीनियस प्रोडक्ट एंड यूनिफॉर्म प्राइसिंग, होमोजीनियस मोनोपोलिस्टिक में है तो यूनिफॉर्म प्राइसिंग का कोई चक्कर ही नहीं है। मैनी सेलर ऑफरिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, हाई बैरियर टू एंट्री, बैरियर्स टू एंट्री, ये तो मार्केट के है ही नहीं उसमें, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। उसके अंदर क्या होगा कि डिफरेंशिएट प्रोडक्ट, अब
थोड़ा थोड़ा फर्क करके भी हमने अगर प्रोडक्ट बनाया है तो मोनोपोली हो जाएगी उसके अंदर। ठीक है, फर्म्स इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, क्योंकि कंपटीशन भी तो रखना है हमें। मोनोपोली होता तो उसके अंदर कंपटीशन नहीं आता, तो उसके अंदर सिंगल चीज सिंगल सप्लायर होता। अब इसने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बोला है तो इसमें एक ही चीज होगी मगर थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होगा, उसके अलग अलग सेलर होंगे। ठीक है, फर्म्स इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन डिफरेंशिएट देयर प्रोडक्ट अलोइंग सम कंट्रोल ओवर प्राइसिंग डिस्पाइट कंपटीशन। एन ओलिगोपोली इज बेस्ट डिफाइंड एज ए मार्केट स्ट्रक्चर वेयर, ओलिगोपोली क्या होती है इसने पूछा है। ओलिगोपोली, मैनी स्मॉल firms exist, single firm dominates, a few large company interact are इंडिपेंडेंट इन प्राइसिंग। हाँ जी, ये होता है ओलिगोपोली कि मार्केट के अंदर कुछ एक ऐसी कंपनीज होती है जिनका हुकूमत चल रही होती है। ठीक है, फ्यू लार्ज एक्सप्लेनेशन है, ओलिगोपोली फीचर्स ओनली अ हैंडफुल ऑफ फर्म्स, मतलब कि कुछ फर्म्स हुज डिसीजन अफेक्ट वन अनदर डायरेक्टली, जिनके डिसीजन दूसरों को अफेक्ट कर जाते हैं, जिसको कहते हैं ओलिगोपोली। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अकर्स व्हेन अ फर्म, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस का डिस्क्रिमिनेट करना, जब एक फर्म सेम चीज का प्राइस अलग अलग सप्लाई कंज्यूमर से अलग अलग ले, अलग अलग खरीदने वाले से अलग अलग ले, तो उसको कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो यहाँ है ऑप्शन नंबर बी, चार्जेस डिफरेंट, जब एक फर्म चार्जेस different price from the same product for the same product based on consumer characteristic, कंज्यूमर की characteristics को देख करके हम जब प्राइस अलग अलग लेंगे उसको कहेंगे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन allows firm to capture extra consumer surplus by varying price among different groups। ठीक है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल डिफर फ्रॉम इकोनॉमीज ऑफ स्कोप बिकॉज इकोनॉमीज ऑफ स्कोप इज, मतलब मैंने ये पहले भी डिस्कस करके इकोनॉमीज ऑफ स्केल और इकोनॉमीज ऑफ स्कोप क्या होता है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है एक ही चीज के प्रोडक्शन को बढ़ाने से हमारी जो कॉस्ट कम पड़ रही है, एवरेज कॉस्ट जो कम आ रही है, उसको कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्कोप क्या होता है, जब एक चीज के साथ हम दूसरी चीज को प्रोड्यूस कर दें तो उसकी जो एवरेज कॉस्ट है वो कम हो जाती है, उसको कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्कोप। तो ऑप्शन नंबर बी, इन्वॉल्व कॉस्ट रिडक्शन थ्रू जॉइंट प्रोडक्शन ऑफ वेरियस प्रोडक्ट, कि दो चीजों के इकट्ठे प्रोडक्शन की वजह से जो हमें प्रॉफिट हो जाता है, एवरेज कॉस्ट कम हो जाती है, उसको कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्कोप। सेंसिटिविटी एनालिसिस इज यूज्ड टू डिटरमाइन, सेंसिटिविटी एनालिसिस जो होता है वो क्यों किया जाता है, क्या डिटरमाइन करने के लिए। यूनिक आउटकम ऑफ द सिनेरियो, हाउ चेंज इन की अजम्पशंस अफेक्ट द आउटकम, इसमें ये आंसर सही रहेगा बी ऑप्शन की, हाउ चेंज इन की एजम्पशन अफेक्ट द आउटकम, अजम्पशन के चेंज होने की वजह से आउटकम क्या चेंज हो रहा है। ठीक है, सेंसिटिविटी एनालिसिस टेस्ट द रोबस्टनेस ऑफ ए डिसीजन बाय वेरिंग इनपुट, इनपुट जो हमारे जो पहले से इनपुट थे उसके अंदर चेंज करने की वजह से जो हमारा डिसीजन चेंज हुआ है या फिर जो फाइनल आउटकम जो चेंज हुआ उसको कहते हैं सेंसिटिविटी एनालिसिस। कितना सेंसिटिव है, हाई सेंसिटिव में रिजल्ट में ज्यादा गैप आ जाता है, लो सेंसिटिविटी में कम गैप आएगा, फर्क पड़ेगा। ठीक है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स असिस्ट मैनेजर बाय, इकोनॉमिक का एक टाइप बताया मैनेजरियल इकोनॉमिक, वो क्या चीज प्रोवाइड करती है कि मैनेजर्स को असिस्ट करे, तो ये क्या है, कुछ पॉलिसी प्रिंसिपल्स प्रोवाइड करते हैं, कुछ मेथड्स प्रोवाइड करती है मैनेजर को डिसीजन मेकिंग के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी, प्रोवाइडिंग एनालिटिकल टूल्स, कुछ एनालिटिकल टूल प्रोवाइड करती है फॉर इकोनॉमिक डाटा फोरकास्टिंग एंड रिस्क असेसमेंट। ठीक है, वो क्या है, एनालिटिकल टूल्स प्रोवाइड करता है, वो प्रिंसिपल्स भी हो सकते हैं, टूल्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन इज मैनेजरियल इकोनॉमिक इंटीग्रेट थ्योरी एंड क्वांटिटेटिव मेथड, क्वांटिटेटिव मेथड मतलब कि जो एनालिटिकल टूल्स हो गए और थ्योरीज भी होती है दैट सपोर्ट साउंड डिसीजन मेकिंग, तो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं वो। अ कॉस्ट प्लस प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज इन्वॉल्व, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मतलब इसमें बोला कि जब भी प्राइसिंग सेट की जाती है, प्राइस सेट किया जाता है तो उसके अंदर हम देखते हैं कि कॉस्ट कितनी है, उसके प्लस में हम देख लेते हैं मेरे को इतना तो प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए, तो कॉस्ट प्लस में डेट प्रॉफिट इज इक्वल टू प्राइस। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर ए इज सेटिंग प्राइस बेस्ड ऑन द कॉम्पिटिटर प्राइस, नो। एडिंग ए प्राइस परसेंटेज मार्कअप टू प्रोडक्शन कॉस्ट, यस, दिस आंसर विल बी द राइट आंसर। प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर हम परसेंटेज जोड़ देते हैं ताकि हमारा प्राइस सेटअप हो जाए। एक्सप्लेनेशन, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग एंश्योर्स दैट कॉस्ट आर कवर्ड व्हाइल ऑब्टेनिंग ए डिजायर्ड प्रॉफिट मार्जिन। मतलब मैंने फिक्स कर लिया है कि मेरे को बेचने से 5% का मार्जिन होना चाहिए, मेरे को 5% प्रॉफिट होना चाहिए, तो जो भी कॉस्ट होगी उसके प्लस में 5% ऑफ दैट कॉस्ट जोड़ दूंगा मैं, वो मेरा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो इसको कहते हैं कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। ब्रेक इवन एनालिसिस इज प्राइमली यूज टू डिटरमाइन द लेवल ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड टू रिक्वायर्स टू, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है कि जो सेल्स का लेवल है वो किस चीज को कवर कर दे या किस चीज के बराबर हो, तब हम कहेंगे वो ब्रेक इवन एनालिसिस है। तो मेरा जो रिवेन्यू है, लेवल ऑफ सेल्स है, वो इक्वल टू लेवल ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। ठीक है। कवर्स ऑल कॉस्ट, reduce fixed cost, determine optimal monopoly pricing, measure demand its elasticity। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर कि लेवल ऑफ सेल, जो सेल से प्राप्त हुआ है वो सारी की सारी कॉस्ट को कवर कर दे, उसी को कहूंगा मैं ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस फाइंड द आउटपुट लेवल वेयर टोटल रिवेन्यू इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट, रिवेन्यू और कॉस्ट का वो बराबर होना चाहिए, इंश्योरिंग नो लॉस, लॉस नहीं होना चाहिए। डिमांड फोरकास्टिंग यूजिंग रिग्रेशन एनालिसिस इन्वॉल्व, डिमांड को फोरकास्ट करना यूजिंग किसका, रिग्रेशन एनालिसिस। इसके अंदर क्या चीजें इन्वॉल्व होती है, प्योरली क्वालिटेटिव मेथड, क्वालिटेटिव होता है ओनली, क्वालिटेटिव, ठीक है। यूजिंग हिस्टोरिकल डाटा टू एस्टिमेट फ्यूचर रिलेशनशिप, यस, दिस विल बी द राइट आंसर कि हम हिस्ट्री के डाटा को उठाते हैं, उसको यूज करते हैं, उनके रिलेशनशिप को चेक करके हम फाइंड आउट करते हैं कि हमारी जो आगे आने वाली डिमांड है वो क्या होगी। मान लो मैंने कहा कि पिछले 10 सालों से मैं देख रहा हूँ कि जून में आकर के इन चीज़ों की डिमांड क्या बढ़ जाती है, तो मेरे को पता चल गया फ्यूचर 5 के 10 ईयर्स का ये एक्सपीरियंस चल रहा है, तो मेरे को पता है कि आगे आने वाले टाइम पे भी जून में आके उस चीज़ की डिमांड जो है बढ़ेगी। तो उस पास्ट के ट्रेंड को देखते हुए फ्यूचर का ट्रेंड फिक्स किया, फोरकास्ट करना इज इक्वल डिमांड फोरकास्टिंग। ठीक है। तो यहाँ पे आज के हमारे क्वेश्चन आंसर पूरे होते हैं 51 to 50। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 51 to 100। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसको डिस्क्राइब करना है, थियोरेटिकल डिस्क्राइब करना है। हाँ जी, आपके लिए एक न्यूज़ हो कि ये जो हमारे 10 यूनिट्स है, 10 यूनिट्स के एमसीक्यू कंप्लीट होने के बाद आई विल ट्राई कि हम थोड़ी बहुत थ्योरीज को भी डिफाइन करें, और वो थ्योरी कैसी होगी, क्वेश्चन बेस्ड होंगी। कि मतलब मैं थ्योरी को ऐसा थ्योरी के हिसाब से नहीं पढ़ाऊंगा, मैं क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ाऊंगा कि क्वेश्चन बनाया उसका आंसर कितना लिखना है, कैसे लिखना है। तो इससे क्या होगा, हमारे क्वेश्चन के आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी होगी कि आंसर कितना लिखना होता है, कैसे लिखना होता है। सेकेंडली हमारा क्या बेनिफिट रहेगा, हमारी थ्योरी भी कवर होती जाएगी। थ्योरी कवर होगी तो हमारे कुछ एमसीक्यूज भी कवर होंगे उसके अंदर। ओके, तो यहाँ पे हमें फायदा मिलेगा। अगर मेरे को वो वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर लिखिएगा यस, ताकि मेरे को कुछ अंदर से फील आए कि मैं वो वैसी वीडियो बनाऊं, जरूर बनाऊं आपके लिए। ठीक है, तो मिलते हैं आने वाली वीडियोस में। और आने वाली वीडियो कैसे पता चलेगी, जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे। ठीक है, ओके, मिलते हैं, बाय, टाटा, सी यू।